नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों आज जो है हम जो कवर करेंगे वो घटना चक्र अतिरिक्तांक का ये बुक है। इसमें पॉइंटर है जो कि ऑनलाइनर के रूप में दिए गए हैं, उसको कवर करेंगे। ठीक है, और जो कि वर्ल्ड जियोग्राफी को आज हम कवर करेंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी यानी विश्व का भूगोल। ठीक है, जिसमें जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रह्मांड। ठीक है, विश्व के भूगोल से हम ब्रह्मांड को कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो घटना चक्र की बुक आती है बहुत ही फैक्ट वाली क्वेश्चन को सिर्फ लाता है। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हैं, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है देखिएगा, और ये बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि महाविस्फोट जो सिद्धांत है जिसे हम बिग बैंग थ्योरी अभी कहते हैं, का संबंध किससे है। तो आपको पहले बताना है कि जो बिग बैंग थ्योरी का संबंध है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ठीक है, चलिए अगला है कि महाविस्फोट के जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था। ये जो थे जॉर्ज लेमेंथियर थे। मतलब जॉर्ज लेमेंथियर थे। वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है वो मंदाकिनी उसे कहते हैं, या आकाशगंगा, या इसे दुग्ध मेखला। तीन नामों से जानते हैं, मंदाकिनी, आकाशगंगा या दुग्ध मेखला, जिसे हम इंग्लिश में मिल्की वे भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आकाशगंगा जो है वर्गीकृत किया गया है, यानी हमारा जो आकाशगंगा वो कैसा है, तो वह सर्पिलाकार है। ठीक है, ब्रह्मांड जो है ब्रह्मांड वर्ष क्या कहलाता है। सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की परिक्रमा करने में लगने वाला जो समय है वो ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि हमारी आकाशगंगा जो है के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो यह 22 से 25 करोड़ वर्ष, यानी एक आकाश जो हमारी आकाशगंगा उसका परिक्रमा करने में सूर्य को 22 से 25 करोड़ वर्ष लगता है। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है क्या, तो प्रोटोस्टार का निर्माण होता है। तारों का रंग सूचक है किसका, तो उसके ताप का, यानी जिस तारे का जितना ताप है उसका रंग जो है उसके ताप का सूचक है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं। तो जब तारे चंद्रशेखर सीमा से बाहर हो जाते हैं तो वह आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, तारों के कारण घटित जो आकाशीय परिघटना आता है उसे हम कृष्ण विवर के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित कीजिए। तो कृष्ण छिद्र जो है इस सिद्धांत को भारतीय मूल के वैज्ञानिक एक एस चंद्रशेखर थे, इन्होंने प्रतिपादित किया था। कृष्ण छिद्र यहाँ पे कथन दिया हुआ, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। ठीक है, आगे है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। यानी कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र का इतना प्रबल दबाव होता है कि वह प्रकाश को भी अपने अंदर से निकलने नहीं देता। तो इस तरह से इसका आंसर देखो ए तथा आर दोनों सही, और ये जो है आर की व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए आगे रहेंगे कृष्ण छिद्र की जो अंतरिक्ष में एक पिंड है, क्या है, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर आने नहीं देता। इस गुण का कारण क्या है, तो इस गुण का जो कारण है वो बहुत उच्च घनत्व है। सुपरनोवा क्या है, तो सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। अब देखिएगा कि अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है, तो अंतरिक्ष में टोटल तारामंडलों की संख्या जो 88 है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहता है ऐसा। इसमें जो भी दोस्तों आपको बता दूं कि क्वेश्चन है सभी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कि पल्सर, कृष्ण छिद्र, क्वासर एवं भंगुर तारा आदि क्या है, तो यह खगोलीय वस्तुएं हैं, अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता। क्या, तो ब्रिस्टल स्टार और कृष्ण मास्टर जो अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है, यदि एक निश्चित आकृति में ताराओं का यदि समूह है तो उसे हम नक्षत्र कहते हैं, यदि व्यवस्थित रूप से हो तो। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी। तारे का क्या नाम था, तो उस तारे का नाम था बिट लिग्यूस। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक जो माध्य घनत्व है वो पृथ्वी का है, कितना है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे देखेंगे पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा, आकाश जो है यह काला दिखाई पड़ता है और तारे टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, चलिए आगे रहेंगे पृथ्वी के संगठन में मुख्य रूप से पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व क्या है, तो पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व जो है लोहा है 35%, ऑक्सीजन 30% और सिलिकॉन 15% है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद करिएगा। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि तारों के मध्य
और दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो यदि हम तारों के मध्य की दूरी निकालें तो वो प्रकाश वर्ष से निकालेंगे। यह एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो कौन से हैं? तो वे सप्तऋषि कहलाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज का हमारा जो चैप्टर था ब्रह्मांड खत्म हुआ। अब थोड़ा सा सौरमंडल को देखते हैं। ठीक है, चलिए तो सौरमंडल को देखेंगे। सौरमंडल का भाग नहीं है, तो सौरमंडल का भाग नहीं है कौन सा? निहारिका जो सौरमंडल का भाग नहीं है। थोड़ा जूम आउट करते हैं इसको ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि सूर्य हमारे सौरमंडल का जो है केंद्र है। सूर्य जो हमारे जो सौरमंडल उसका केंद्र सूर्य है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ठीक है, सर्वप्रथम किसने बताया था? तो सर्वप्रथम जो कोपरनिकस थे इन्होंने बताया था। ठीक, सौरमंडल का निर्माण हुआ था कब? तो आज से 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। कब? 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। चलिए आगे देखेंगे कि हमारे सौर परिवार के संदर्भ में सही कथन क्या है। हमारा सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी जो है क्या है? सघनतम है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी? तो 8 है। 2006 से पूर्व ग्रहों की संख्या 9 थी, जिसे क्या है 2006 से पूर्व ग्रहों की संख्या 9 थी और 2006 में एक सम्मेलन होता है जिसमें कि प्लूटो को ग्रह की संख्या से ग्रह की संज्ञा इससे निकाल दिया गया, क्योंकि यह जो है दूसरे ग्रहों प्लूटो था दूसरे ग्रहों के जो कक्षा था उसको काटता था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि सूर्य से दूरी के क्रम में वह दो ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच स्थित हैं वह बृहस्पति और शनि है। ठीक है, चलिए ग्रह जो है सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्थित करें, यानी सूर्य से बढ़ते दूरी क्रम में ग्रहों को व्यवस्थित करना। तो सबसे पहले सूर्य के बाद बुध आता है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इस तरह से आप इसको क्या करिए? व्यवस्थित कर लीजिएगा। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन सा ग्रह है? तो बुध और शुक्र है। ठीक, आगे देखेंगे कि पृथ्वी स्थित है कहाँ? तो शुक्र मंगल के बीच स्थित है। ठीक, इसको आप जैसे व्यवस्थित करना तो इस तरह से करिएगा। मान लीजिए सूर्य है आपका, ठीक है, और यहाँ पर बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ये मंगल हो गया, ये बृहस्पति हो गया, ये शनि हो गया, यूरेनस और ये नेपच्यून हो गया। ठीक है, इस तरह से व्यवस्थित करके नाम दे दीजिए सभी ग्रहों को ताकि आपको समझ में आसानी हो। और ये जो यहाँ पे जो है धूमकेतु मंगल और पृथ्वी बृहस्पति के बीच में जो काफ़ी मात्रा में धूमकेतु पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि ग्रहों के बारे में सत्य कथन क्या हैं। तो ग्रहों के बारे में जो सत्य कथन है ये अप्रकाशमान होते हैं, वे भी चमकते हैं, यानी ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही तरीके से करें। ठीक, चलिए तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है यह बुध है, सही है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र है। सूर्य के निकटतम ग्रह जो है बुध है। ठीक, आगे देखेंगे कि सौरमंडल का मंदतम गति वाला जो ग्रह है यानी धीमी गति वाला वो वरुण है, यानी यह सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है। आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति तो सबसे बड़ा आपको बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर पृथ्वी है। ठीक, आगे देखेंगे हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें जो हैं जो विद्यमान होती हैं किस ग्रह में? तो हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैसें जो बृहस्पति, शनि तथा मंगल ग्रह पर विद्यमान है प्रमुखता से। गोल्डीलॉक्स जोन किसे कहते हैं? तो गोल्डीलॉक्स जोन जो है यह भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं को हम क्या कहते हैं? गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि इसको भी ध्यान करना आपको कि ग्रह यानी यूरेनस जो ग्रह है, उपग्रह में चंद्रमा है, हेली जो एक पुछल तारा है, कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? मेराइनर जो है कृत्रिम उपग्रह है। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद जो हम सौरमंडल के आगे का पार्ट जिसमें सूर्य तथा सभी ग्रहों को कवर करेंगे। तो चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।